जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कैसा प्रश्न है? सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 41। यह है प्रचंड सीरीज, ठीक है। देखें, जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 40 तक वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप लोग जाकर के कोच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आज में हम लोग पढ़ने वाले कौन सा? एपिसोड नंबर 40। प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पांचों प्रश्न भिन्न भिन्न टाइप के रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोच कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज के एपिसोड नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखेंगे इस टाइप का, ठीक है। या तो यही क्वेश्चन 100% है कि एग्जाम में कुछ करेगा, पूछेगा, ठीक है। तो देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे, समझते हैं। जैसे कि बोला है कि सिद्ध करें कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जब हमें सिद्ध करना अपरिमेय है तो जस्ट इसका हम उल्टा सबसे पहले क्वेश्चन मान लेंगे, उल्टा। अगर अपरिमेय है तो क्या मानेंगे? परिमेय, ठीक है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है, ये हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 + √2 बराबर p/q। क्योंकि परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और जहां q = 0, कुछ होना चाहिए, q = 0, अब p व q सअभाज्य, ठीक है। अच्छा, ये सअभाज्य का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि ये सअभाज्य का मतलब है कि ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो? एक हो। कितना हो? एक हो, ठीक है। अब देखेंगे, अब इससे आगे हम हल करेंगे। तो हल करने में इसको लिखेंगे कि 3 + √2 अब बराबर p/q। यहां तक ला करके इसको कोची करना है कि रूट वाले को एक बगल कर देना है और रूट वाले को एक बगल कर देना है। सॉरी, दोनों एक ही बात बोल दिए। रूट वाले को एक बगल और बगैर रूट वाले को एक बगल, ठीक है। अच्छा देखेंगे, और रूट जो भी रूट में रहेगा उसका हर हमेशा साइन प्लस में रखना है। किस में रखना है? प्लस में। तो √2 के आगे में प्लस में, तो इसी पार में ये 3 प्लस में, तो उधर जाकर के किस में? माइनस में। तो ये हो जाएगा कि √2 बराबर ये p माइनस का q, सॉरी p/q, और ये माइनस का 3। अच्छा, कुछ नहीं तो निचवा में एक रख सकते हैं। तो ये √2 बराबर q और एक का एलसीएम निकालेंगे तो कितना? q। तो ये हो जाएगा p माइनस का 3q होगा। अगर हम भिन्न का घटाव बनाएंगे तो q से q एक बार में गुना p कर देंगे, p माइनस है तो माइनस, एक से q में तो q बार में q गुना 3 कर देंगे तो 3q। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखेंगे, यहां तक मानने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहां से हम लिखना कुछ करेंगे, शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे कि चूंकि p व q एक पूर्णांक है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। यह तो पूर्णांक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। p व q कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब देखेंगे, अच्छा p व q जब पूर्णांक है, अगर दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो फिर भी कौन सी संख्या प्राप्त होगा? पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा, होगा कि नहीं? लेकिन अगर दो पूर्णांक संख्या को भाग देंगे तो कभी कभी पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, तो कभी कभी परिमेय संख्या भी कौची होगा? प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः अतः p माइनस 3q भी एक पूर्णांक होगा। कौची होगा? पूर्णांक होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये पूर्णांक होगा तो अच्छा, अतः ये भी हम लिख सकते हैं कि
जब p माइनस थ्री क्यू भी एक कौची होगा, पूर्णांक होगा, अतः p माइनस थ्री क्यू बटे का p एक परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। अब देखेंगे, अब ऊपर में पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, क्योंकि p व q पूर्णांक है तो p भी पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, निचवा में q है ना, तो यहाँ पे ये कैसे रख दिए। ठीक है, निचवा में ये q आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अच्छा, जो हम पहले माने थे वही आ गया कि नहीं? आ गया हमारा। लेकिन समीकरण फर्स्ट को देखेंगे कि रूट टू बराबर पी माइनस थ्री क्यू बटे का क्यू, यानी कि एक अपरिमेय है और दूसरा परिमेय है। क्या अपरिमेय और परिमेय आपस में कभी भी क्या बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, अब देखेंगे। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि रूट टू बराबर पी माइनस का थ्री क्यू बटे का क्यू एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया और पहले हम कौची माने थे? परिमेय। क्या माने थे? परिमेय। लेकिन आ गया कौची? अपरिमेय। आ गया कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः पूर्व किए गए कथन का विरोधाभास है। कौची है? विरोधाभास है। ठीक है, क्योंकि जो पहले पूर्व कथन किए थे परिमेय है, लेकिन क्या अपरिमेय आ गया? विरोध किया कि नहीं? ठीक है, तो फिर लिखेंगे, अतः पूर्व किए गए कल्पना गलत है। कौची है? पूर्व किए गए कल्पना कौची है? गलत है। यानी कि जो पहले कल्पना किए थे, जो इमेजिंग किए थे, जो माने थे, वे आया नहीं, हमारा कुछ और आ गया, तो ये कौची हो गया? गलत हो गया। तो लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अतः थ्री प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये कौन सी संख्या होगा? अतः थ्री प्लस रूट टू एक, ठीक है, थ्री प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, यही हमें कोची करना था? सिद्ध करना था, जो कि हमने कोची कर दिए? सिद्ध कर दिए। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी नहीं ना? कैसे हमको सिद्ध करना है, इतना सा लिख दीजिएगा। आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर आपको कोची कर देंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे, कहता है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। ठीक है, चौथा जो पद है वे कितना दिया हुआ है? 11। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग है, यानी कि ये जो पांचवा पद है और ये जो सातवां पद है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा? 34। कितना पूरेगा? 34। तो इसका 20वां पद ज्ञात करें, यानी कि A20 बराबर वाट कितना होगा? ठीक है, 20वां पद। अच्छा, हम हजारवां पद ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए ए और डी। अगर ए और डी हमें पता है तो हम कितनों भी पद को हम ज्ञात कर सकते हैं, अनंतों पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें कौची प्राप्त होना चाहिए? ए और डी। क्या प्राप्त होना चाहिए? ए और डी। तो देखेंगे,
हमें ना ही ए पता और ना ही डी पता है, लेकिन दो चीज दिया हुआ है। चौथा पद जो है वे 11 दिया हुआ है और पांचवा और सातवां पद को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा 34। यानी कि इससे हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे और इससे भी हम एक इक्वेशन निकाल लेंगे। दोनों से एक इक्वेशन निकाल लेंगे तो यहाँ से ए और डी का वैल्यू हमें कुछ हो जाएगा, पता हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कुल कितने पद है, 4 पद है। तो अगर हम इनमें से n के बारे में बात करें तो 4 हो जाएगा और ये चौथा पद है, यानी कि कुल 4 पद है। तो अंतिम पद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। अब यहां से अंतिम पद सूत्रवा लिखेंगे तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अब बराबर का an होता है। अंतिम पद बराबर इसको इस पार लिख दे या तो इसको इस पार लिख दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत है। तो देखेंगे a नहीं पता a, n के जगह पे 4 अब माइनस का 1 गुना में d और ये बराबर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो a प्लस 4 में गए कितना बचेगा 3 और 3 गुना डी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3d और ये बराबर का कितना 11। ये इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। देखेंगे इससे एक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इससे एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे, देखेंगे कैसे। इसमें से देखेंगे क्या दिया हुआ है। इसमें हम इस यहाँ पर दो गो अंतिम पद लिखेंगे। कौन कौन सा, एगो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और फिर प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये बराबर का कितना 34। यानी कि पांचवा और सातवां पदों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 34। ये हो गया पांचवा पद और ये वाला हो गया किसके लिए, सातवें पद के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। देखेंगे तो यहां से देखेंगे a का वैल्यू नहीं क्या पता a, n के जगह पे यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर अगर हम n के बारे में बात करेंगे तो इसमें n के जगह पे कितना 5 और अगर हम इसमें n के बारे में बात करेंगे तो इसमें n का वैल्यू कितना 7। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 और ये गुना में d अब प्लस यहाँ पे a प्लस यहाँ के जगह पे कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर का कितना 34। तो यहाँ पे a प्लस 5 में एक जाएगा कितना 4 और ये 4 गुना डी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4d और प्लस ये a प्लस का ये 6d और ये बराबर का कितना 34। एगो ए मिलके केगो ए 2a प्लस 6d 4d मिलकर के केगो डी 10 गो डी और ये बराबर का कितना 34। अब देखेंगे इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a प्लस का 5d बराबर का कितना 34। तो ये a प्लस का 5d बराबर ये 34 बटे का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना में उधर जाकर के किसमें भाग में, क्योंकि छोटा जो होता है ना थोड़ा सा बनाने में आसान होता है। ठीक है, छोटा कैलकुलेशन। तो a प्लस का 5d बराबर का कितना 17, इक्वेशन नंबर 2। देखेंगे यहां से एक और इक्वेशन प्राप्त हो गया। कुल कितना इक्वेशन प्राप्त हो गया, 2 गो इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखेंगे देखेंगे पहला इक्वेशन जो है वे क्या है हमारा। ठीक है, देखेंगे पहला इक्वेशन है a प्लस का 3d अब बराबर का कितना 11। ठीक है, और दूसरा है a प्लस का 5d और ये बराबर का कितना है हमारा 17। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, जब ये 2 चर वाला हमारा रैखिक समीकरण बन गया तो अब किसी भी चर के गुणांक को बराबर करना है। इसको हम विलोपन विधि से बनाएंगे और विलोपन विधि से बनाने का क्रिया कोची होता है कि इसको किसी भी चर के गुणांक को बराबर करना है। देखेंगे a का चर का गुणांक पहले से बराबर है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब उसके साइन को देखना है, दोनों साइन किस में है प्लस में, तो उसको साइन को बदलेंगे। तो जब साइन बदलेंगे तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यानी कि जो भी समीकरण रहेगा यहाँ पे ऊपर से नीचे में कुछ कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड।
ठीक है। अब देखेंगे ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया हमारा। अब देखेंगे ये प्लस माइनस कट जाएगा, 5D पहले प्लस में था, अब किस में आ गया, माइनस में, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 5D में 3 को डी चल गया तो क्या को बचेगा, 2D बड़का साइन माइनस का तो माइनस का, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, तो 7 में गयो 6, ठीक है, और बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का, तो डी बराबर -6/का -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 तिया 6, तो डी का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 3। कितना आ गया डी का वैल्यू, 3। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अब यहाँ से हम ए का भी वैल्यू कोची कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में किसका वैल्यू रख देंगे, डी का वैल्यू रख देंगे, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण डी फर्स्ट को चाहिए हमारा, यह है ए प्लस का 3D बराबर का 11, यही है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो देखेंगे तो ए के जगह पे ए प्लस 3 इंटू डी के जगह पे 3 बराबर का कितना, 11, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है, 3, ठीक है। तो देखेंगे ये a प्लस 3 गुना 3 कर देंगे तो 3 तिया 9 और ये 11, तो a बराबर 11 माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 9 है, बराबर के उस पर में जाएगा तो किस में होगा, माइनस में, ठीक है। तो ये a बराबर कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 2। और जब a और d का वैल्यू पता हो गया तो क्या अब हम विषमा पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे a का वैल्यू कितना हो गया, 2, d का वैल्यू कितना आ गया, 3, n का वैल्यू कितना आ गया, 20, क्योंकि टोटल 20 पद है, 20वां पद हमें ज्ञात करना है, और उसके बाद a n बराबर हुआ, यही ज्ञात करना है ना। तो a n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो a 20 बराबर ये 2 प्लस का ये 20 माइनस 1 इंटू में कितना, 3 होगा हमारा। तो a 20 बराबर ये 2 प्लस का ये 19 गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि 20 में गए कितना, 19, 19 और यहाँ पर 3 है तो 3, तो a 20 बराबर 2 प्लस 19 दिया 57, तो a 20 बराबर 57 और 2 कितना आ गया, 59, यानी कि 20वां पद जो होगा वे कितना होगा, 59, ठीक है। यही कुछ हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है। देखेंगे अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और अगर हमारा वृत्ताकार दिया हुआ है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आर चाहिए, यानी कि त्रिज्या चाहिए, जो कि इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो उसके मदद से हम कोची ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होगा कि अर्ध परिमाप होता किस तरह से है। देखेंगे टोटल वृत्त हो गया ये हमारा, इसमें दो आधा से भाग दे देंगे तो ये अर्ध कोची हो जाएगा, अर्ध वृत्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखेंगे देखेंगे ये हो गया हमारा अर्धवृत्त, कुछ हो गया अर्धवृत्त, इसका जो परिमाप है, ठीक है, ये जो इस प्रकार से गया ऐसे और ऐसे, यही तो हमारा अर्ध परिमाप है, ठीक है, जो कि कितने दिया हुआ है, 360 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। देखेंगे अर्ध परिमाप के जो बराबर सूत्र होता है, ठीक है, देखेंगे अर्ध परिमाप बोले या तो परिधि बोले, दोनों को होता है, एक ही होता है। तो अर्ध परिधि बराबर अर्धवृत्त का, देखेंगे अर्धवृत्त का लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिधि बराबर, या तो परिमाप ही लिख देते हैं, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 360 मीटर, इतना दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखेंगे तो अब यहां से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र होता है, ये होता है
पाई आर प्लस का ये 2r बराबर का 360। देखेंगे वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर और 2 से भाग दे देती है कोची आ गया ये पाई आर, जो कि ये नहीं होता है। अब ये इसमें जो व्यास है ये भी जुटेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कोची हो जाएगा ये डी हो जाता है, यानी कि 2r, जो कि यहाँ पर कोची कर दिया है उसको जोड़ दिए हैं। कोई दिक्कत? 2D कहाँ से लिखेंगे? इसमें लिखेंगे ये ना 2r, 2D नहीं, यहाँ पे कोची आएगा 2r, क्योंकि व्यास का दोगुना कोची होता है, यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या और दो त्रिज्या का दोगुना कोची होता है व्यास। अब दोनों में r है तो r कॉमन ले लेंगे और पाई प्लस का यहाँ पे 2 बच जाएगा और ये बराबर 360। अब देखेंगे r इंटू पाई के जगह पे कितना 22/7 प्लस का ये कितना 2, ठीक है, और ये बराबर कितना 360। इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ना 7 दूना 14 और 22 कितना हो जाएगा 36/7 बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से अगर हमें r का वैल्यू चाहिए तो 360 गुना 7 अब बटे का ये 36, ये 10 बार में कट जाएगा और 10 सत्ते 70, तो r का वैल्यू निकल गया कितना 70 मीटर। कितना निकल गया 70 मीटर r का वैल्यू निकल गया। और जब हमें r का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कुछ होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर बटे का 2 होता है हमारा, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में से 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 गुना ये 22/7 गुना और ये 70 गुना कितना हो जाएगा 70, क्योंकि त्रिज्या हमारा कितना निकला है 70, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम इसको कटाएंगे देखेंगे ये 7 धन 70, ये 2 एका 2, 2 पंचे 10 हो गया हमारा। अब देखेंगे तो यहाँ पे बचा कुछ 22 गुना 5 गुना 70, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम इससे गुना करेंगे 7 पचे 35 और ये 35 गुना कितना हो जाएगा 22, तो 35 दूना 70, 35 दूना 70, तो ये 770, एक जीरो है तो लगा देंगे, तो ये 7700 मीटर स्क्वायर इसका कुछ निकल जाएगा क्षेत्रफल। ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7700 मीटर स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत? अगर किसी को समझने में कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि किसी घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इसको ये 729 घन सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब इस प्रकार से, ठीक है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा इसमें दो चीज हो सकता है, क्या क्या हो सकता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, या तो संपूर्ण पूछ रहा है या तो वक्र पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता ना तो पार्श्व दे देता, ठीक है, लिखता हुआ रहता, लेकिन पृष्ठ सिर्फ पूछा है तो संपूर्ण हम निकाल लेंगे, कुछ निकाल लेंगे संपूर्ण, ठीक है। तो देखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6a², जो कि ये a कौची होता है हमारा भुजा। अब हमारा भुजा नहीं पता, ठीक है, ये जो भुजा है भुजा नहीं पता, तो भुजा हम निकालेंगे क्योंकि घन का आयतन दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि एक घन हम बना लेते हैं। सबसे पहली बात है कि कौची बना लेंगे एक घन, ठीक है। देखेंगे ये इस प्रकार से आ गया, ठीक है। देखेंगे ये एक घन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये जो भुजा है ये इसको भी हम भुजा मानेंगे, ये भी भुजा होगा ये भी, यानी कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में कौची आएगा समान आएगा, कौची आएगा तीनों कौची आएगा समान आएगा। कोई दिक्कत? अब देखेंगे तो यहाँ पे घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, आयतन हमें दिया हुआ है कितना 729, ठीक है। अब हमें निकालना है कौची भुजा, भुजा नहीं के पता। अगर हमें भुजा पता चल जाएगा तो हम चना का भुजा कहते हैं, चना का भुजा, ठीक है, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखेंगे चना का भुजा ढेर खाते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर, ठीक है,
घन का आयतन बराबर सूत्र होता है, ये होता है भुजा क्यू। कौन होता है? भुजा क्यू। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि घन का आयतन यहाँ पे तो दिया हुआ है, ठीक है, कितना 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 729। तो भुजा क्यू, भुजा को ए बोलते हैं, तो ए क्यू बराबर 729 का क्वेश्चन निकालेंगे घनमूल। तो ये किसका है? 9 का है। दिखाएंगे 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे, 9 9 81 गुना 9, 9 का 9, 9 72 आ गया। तो ये हो गया 9 पे पावर कितना? 3। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ भी ए पे पावर 3 है, 9 पे पावर 3 है, तो पावर से पावर कटा देंगे तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारा? 9 सेंटीमीटर। अब देखेंगे, अब यहाँ से हमें भुजा प्राप्त हो गया। कौन चीज प्राप्त हो गया? भुजा। तो अब हम यहाँ से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6a²। तो ये 6 गुना 9 पे पावर कितना? 2। तो ये 6 गुना 9 गुना 9, तो 9 9 81, और 81 गुना 6 कर 6, 6 8 48। ठीक है, 6 48, तो ये हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, आयतन क्यूब में। यही कुछ हो गया इसका आयतन, आंसर। ठीक है, आयतन कहते हैं आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? ठीक है, अब आते हैं लास्ट सवाल की ओर, 55 नंबर। ठीक है, देखेंगे कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 10 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करें। a का मान को चेक करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो देखेंगे सवाल में दिया हुआ है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस का 10 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करना है। अच्छा, a को हम त्रिकोणीय अनुपात पढ़े थे, यानी कि पूरक कोण का अनुपात पढ़े थे ना? ठीक है, 8.3 चैप्टर में। ठीक है, 10वां का जो 8वां चैप्टर है उसमें 8.3 में पढ़े थे। देखेंगे सेक 4a के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री। अब माइनस का कितना? 4a बराबर ये कॉसेक a माइनस का कितना डिग्री? 10 डिग्री। देखेंगे कैसे। ठीक है, साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। अगर साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तो कौन हो जाएगा? कॉस थीटा। अगर यहाँ से कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर हमारा टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो कौन होता है? ये होता है कॉट थीटा। कौन होता है? कॉट थीटा। अगर हमारा कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये होता है कौची? टेन थीटा। अगर हमारा सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो कौची होता है? कौसेक थीटा। ठीक है, अगर हमारा कौसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो ये होता है कौची? सेक थीटा। देखेंगे ये दिया हुआ है, इसके जगह पे तो यही तो लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिया हुआ इसके जगह पे, ये थीटा के जगह पे 4 है तो थीटा के जगह पे कौची? 4 है। ठीक है, देखेंगे कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कौची? 90 डिग्री माइनस का 4a, और ये बराबर का कितना हो जाएगा? देखेंगे अब बराबर का a माइनस का कितना? 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डिग्री वाले को एक बगल और बगैर डिग्री वाले को एक बगल, तो ये 90 डिग्री और ये प्लस का कितना? 10 डिग्री, और ये a और प्लस का 4a होगा, क्योंकि ये माइनस में इधर आकर के प्लस में, ये माइनस में उधर जा करके 90 और 10 कितना हो जाएगा? 110। कैसे लिख दिए? 90 10 कितना? 100, और ये बराबर 4 1 5a हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये 5a। तो ये 100 अब बटे का 5 और ये बराबर का a, कितने बार 110 कैसे लिख देते हैं हमरा रह करके। ठीक है, तो ये 100 और बटे का 5 और बराबर का ये कौची? a से कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। तो हमें a का वैल्यू पूछा था, तो a बराबर कितने डिग्री आ गया? 20 डिग्री। यही कुछ हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखेंगे यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।